दोस्तों, कभी कभी एक सपना पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता बनाया। वो ना कोई टॉपर था, ना ही पढ़ाई में बहुत आगे, कॉलेज तक छोड़ दिया था उसने, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सोच थी, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा बनाने की। और उसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसी कंपनी को जो आज टेक्नोलॉजी की पहचान बन चुकी है, जिसने बनाया वो फोन जो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक क्रांति था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, उस इंसान की जिसकी फोटो आज लाखों ऑफिसों की दीवार पर लटकी हुई है, जिसके आइडियाज आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टीव जॉब्स की पूरी कहानी, जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जॉब्स। दोस्तों, समय था साल 1976 का। स्टीव जॉब्स उस वक्त अपने कॉलेज की कैंटीन में सोते हुए देखे जाते। उन्होंने 2 सेमेस्टर्स में ये समझ लिया था कि कॉलेज की डिग्री लेकर उन्हें कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलने वाली है। अब इन सारी चीजों से वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपने माँ बाप का पैसा कॉलेज की फीस में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो कॉलेज को छोड़ देता है। उस दौरान स्टीव की रुचि कैलीग्राफी में होती है, इसलिए वो उसकी क्लासेस भी लेना शुरू कर देता है। वो ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया करता था। उसके दोस्त का नाम तो जॉन था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्रिश्चियन था। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव नशे की लत में फंस जाता है। अब इन आदतों की वजह से धीरे धीरे उसका मन भी किसी चीज में नहीं लगता है। हालांकि जब वो नशे से दूर रहता है तो किसी नई और आधुनिक चीज के बारे में पढ़ता रहता था। ये दौर वो दौर था जब कंप्यूटर जैसी चीजें काफी कम हुआ करती थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर हुआ करती थी। केवल कुछ गिने चुने अमीर लोग थे जो इन सब को इस्तेमाल करते थे। जहां एक दिन वो अपने लक्ष्य की तलाश में और आध्यात्म के करीब जाने की चाह में स्टीव अपने दोस्त के साथ भारत आ जाता है। भारत में वो योगा सीखते हैं, घूमते हैं और तभी उनको एहसास होता है कि जिंदगी तो बहुत कीमती है, इसको यूं ही बर्बाद करना सही नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका लौटने के बाद स्टीव को एक गेमिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये कंपनी उस समय के ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स डिजाइन किया करती थी, पर स्टीव को उनका गेमिंग स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसकी तो मैनेजर से बहस भी हो जाती है, जिस दौरान स्टीव उसको एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है, अगर तुम मुझको कोई प्रोजेक्ट दोगे तो मैं 1 हफ्ते के अंदर तुमको बेहतरीन तरीके से उसको पूरा करके दूंगा। जिस पर मैनेजर स्टीव का कॉन्फिडेंस देखकर मान जाते हैं। वो स्टीव को एक ऑफर भी देते हैं कि अगर स्टीव ने डेडलाइन से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया तो उसको $5000 मिलेंगे। और $5000 उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिसके बाद स्टीव दिन रात मेहनत में लग जाता है। लेकिन जब काम में दिक्कत आने लगती है तो वो अपने दोस्त वॉजनिक के पास पहुंचता है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर था। वॉजनिक कुछ ही देर में वो बोर्ड तैयार कर देता है। जब वो पूछता है कि इस काम में कितने पैसे मिल रहे हैं तो स्टीव झूठ बोल देता है कि मुझको तो बस $700 मिल रहे हैं। उधर जब मैनेजर देखता है कि स्टीव ने वाकई तय समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है तो वो उसको वादे के मुताबिक $5000 देता है। स्टीव उसमें से वॉजनिक को सिर्फ $300 देता है। लेकिन स्टीव इतने में संतुष्ट नहीं होता। उसको पता था कि ये पैसे उतने नहीं हैं जितने वो कमाना चाहता है। मतलब साफ सीधी बात है कि स्टीव कम में संतुष्ट होने वाला नहीं था, उसको करोड़ों की जरूरत थी। तभी उसकी नजर वॉजनिक के घर पर रखे एक डिवाइस पर पड़ती है। स्टीव पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर वॉजनिक उसको बताता है कि ये एक कीबोर्ड है जिससे हम टाइप की गई चीजें स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस बना रहा था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत महंगे थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। यहीं से स्टीव के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। वो वॉजनिक से कहता है कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो मिडिल क्लास लोग भी खरीद सके, यानी कि सस्ते कंप्यूटर। इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंचेगी बल्कि इससे अच्छी कमाई भी हो सकती है। वॉजनिक पहले हिचकिचाता है और कहता है कि लोगों को कंप्यूटर की क्या जरूरत है, पर स्टीव उसको समझाता है कि जब तक लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उन्हें इसका महत्व कैसे समझ में आएगा। स्टीव की सोच को देखकर वॉजनिक तैयार हो जाता है, जिसके बाद स्टीव उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है जहाँ काफी बड़े लोग मौजूद होते हैं। लेकिन रास्ते में वॉजनिक परेशान हो जाता है, क्योंकि ना तो वो तैयार है और ना ही उन्हें पता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। और तभी स्टीव फौरन से नाम रख देता है एप्पल, क्योंकि ये नाम याद रखने में आसान है, अल्फाबेट में सबसे पहले आता है और फैमिली फ्रेंडली भी लगता है। इस तरह रास्ते में एक नई कंपनी का नाम तय हो जाता है जो आने वाले समय में एक टेक जायंट बनने वाली थी। अब सेमिनार में जाकर ये दोनों अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं,
लेकिन वहाँ पर किसी को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए अपनी बेइज्जती से पहले ही वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते। लेकिन वहाँ पर एक शख्स था जो उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। उसका नाम था पॉल। वो स्टीव को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। स्टीव अगली सुबह उसकी शॉप पर पहुंचते हैं, जहां पॉल उन्हें पहले 50 एप्पल कंप्यूटर तैयार करने का ऑर्डर देता है और वादा करता है कि हर सिस्टम के लिए उन्हें $500 दिए जाएंगे। स्टीव इस डील के लिए 2 महीने का वक्त मांगते हैं और यहाँ से शुरू होता है एप्पल का असली सफर। स्टीव जॉब्स ने अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए अपने डैड के पुराने गैराज को ऑफिस में बदल डाला था। भले ही वो आज कितनी भी महंगी जगह पर क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये कंपनी एक साधारण से गैराज में हुआ करती थी। ये मोस्टली हर बड़ी कंपनी की हकीकत है जिनकी शुरुआत ऐसे ही गैराज या फिर काफी छोटी जगह से हुई है। स्टीव अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थे। वो हर छोटी से छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि ये काम सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने कुछ पुराने साथियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, जिसमें उनका खास दोस्त जॉन भी था। अब साथियों के जुड़ते ही काम ने स्पीड पकड़ ली और तय समय यानी 2 महीने के भीतर उनका पहला कंप्यूटर सेट तैयार हो गया। स्टीव इस सेट को लेकर पॉल के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही पॉल नाराज हो जाता है क्योंकि उसको कंप्लीट सेट चाहिए था, जिसमें मॉनिटर भी शामिल हो। सिर्फ एक बोर्ड को लोग क्यों खरीदेंगे? लोगों को तो पूरी चीज एक साथ चाहिए होती है। इस पर स्टीव तुरंत समाधान करता है। वो कहता है कि शुरुआत में तुम कुछ डेमो लोगों को बेचो, जब वो इससे खुश हो जाएंगे तो मॉनिटर और कीबोर्ड भी खुद ही खरीद लेंगे और इस तरह तुम 2 बार मुनाफा कमा सकते हो। पॉल को ये आइडिया समझ में भी आता है और पसंद भी आता है, इसीलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। हालांकि स्टीव को अब भी लग रहा था कि उनके कंप्यूटर में कुछ न कुछ अधूरा है, उसे और एडवांस बनाना होगा। इसीलिए वो अकेले बैठकर उसमें सुधार करने लगता है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें अब भी ठीक नहीं हो रही। इसलिए अगली सुबह उन्होंने एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन जिसका नाम रॉड था उसको बुलाया। स्टीव ने उससे कहा कि तुम पावर सप्लाई और बोर्ड को इस तरह से कनेक्ट करो कि सिस्टम ना तो गर्म हो और ना ही उसमें कोई दिक्कत आए। रॉड इस बात को मान लेता है और कुछ ही दिनों में वो ये काम भी पूरा कर देता है। अब स्टीव ने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को फोन करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें अपने इस एडवांस और सस्ते कंप्यूटर के बारे में बताता और इन्वेस्टमेंट के लिए कहता, मगर किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बात से स्टीव बेहद निराश हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब अगला कदम क्या होगा। इसी दौरान एक दिन उसके घर के बाहर एक गोल्डन रंग की कार आकर रुकती है। उसमें से मार्क नाम का एक आदमी उतरता है जो बताता है कि उसको एक अरे गेम कंपनी के मैनेजर ने स्टीव के पास भेजा है। ये सुनकर स्टीव का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने डाइनिंग एरिया को मीटिंग रूम में बदलना शुरू कर देता है और अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाता है। मार्क कहता है कि वो सेल्स से ताल्लुक रखता है और उसको अच्छी तरह अंदाजा है कि जो चीज स्टीव बना रहा है उसकी कीमत आने वाले 10 सालों में कई गुना बढ़ सकती है। आखिरकार ये डील फाइनल हो जाती है और स्टीव के हाथ में एक बड़ी रकम आ जाती है। यही वो पल था जब उसको महसूस हुआ था कि उसका सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कठिन फैसले भी लेने होते हैं। उसी रात स्टीव को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन प्रेग्नेंट है, लेकिन स्टीव इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब अपने लक्ष्य पर है। ऊपर से उसे क्रिश्चियन की लॉयल्टी को लेकर भी शक है। इसी कारण से दोनों के बीच बहस होती है और आखिरकार वो अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीव को दुख नहीं हुआ था, वो पूरी रात रोता है क्योंकि वो क्रिश्चियन से सच में प्यार करता था, लेकिन अपने सपने के आगे उसे अब कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा था। लव और इन्वेस्टमेंट के इन इमोशनल झटकों के बीच स्टीव ने एक नया और पूरी तरह एडवांस मॉडल तैयार कर लिया था। वो उसको लेकर वेस्ट कंप्यूटर फेयर में पहुंचते हैं, जहां दुनिया भर की तमाम टेक कंपनीज मौजूद थी। कुछ ही देर में स्टीव अपनी प्रेजेंटेशन से वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है जब आम लोग भी वही सुख सुविधा महसूस कर सकेंगे जो अमीर लोग करते हैं। वो अपने स्टेटस को दूसरों को दिखा सकेंगे और हमारी बनाई हुई चीज यानी कि एप्पल कंप्यूटर को अपनाकर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। इनका मॉडल इतना अट्रैक्टिव, कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश था कि लोगों ने उसे तुरंत पसंद करना शुरू कर दिया। हर जगह उसी की चर्चा होने लगी। कॉन्फ्रेंस में तारीफों की झड़ी लग गई और उनके कंप्यूटर की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन अब एक और नई चुनौती सामने आई। स्टीव चाहता था कि अगला मॉडल और भी ज्यादा एडवांस और इनोवेटिव हो ताकि यूजर्स को टेक्नोलॉजी में एक नया अनुभव मिल सके।
मगर उनकी कंपनी का प्रोग्रामर इससे खुश नहीं था। उसको लगता था कि स्टीव का आइडिया बहुत सिंपल है और तकनीकी रूप से इसका प्रोडक्शन बहुत सीमित होगा। स्टीव को गुस्सा आ जाता है। वो साफ कह देता है कि चाहे मैं साल में एक ही मॉडल लॉन्च क्यों ना करूं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो बाकी सबसे लाख गुना बेहतर और एडवांस हो। और यही सोचते हुए उसने उस प्रोग्रामर को कंपनी से निकाल दिया, क्योंकि उसके लिए क्वालिटी मायने रखती थी, ना कि क्वांटिटी। यानी उसकी अप्रोच क्वालिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव नहीं। और यही चीज तो मायने रखती है, क्योंकि इसी वजह से आज भी एप्पल अपने लिमिटेड मॉडल्स के लिए जाना जाता है। इसी दौरान उसका एक पुराना कॉलेज फ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन स्टीव को उसकी बातों से लग जाता है कि वो काम को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए स्टीव उससे लंच में मिलने के लिए कहता है। इसी बीच क्रिश्चियन के वकील का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि क्रिश्चियन ने एक बेटी को जन्म दिया है और अब वो स्टीव की प्रॉपर्टी में 30% हिस्सा चाहती है। स्टीव को लगता है कि वो बच्ची उसकी नहीं है और क्रिश्चियन बस पैसों के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन वो वकील साफ कहता है कि कोर्ट में डीएनए से साबित हो जाएगा कि वो तुम्हारी ही बेटी है। अब आगे स्टीव जॉन से ना मिलकर सीधा मार्क के पास जाता है और कहता है कि जॉन कंपनी में शेयर मांग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि वो इसके लायक है। उसके जैसे हजारों टेक्नीशियन हम रख सकते हैं। फिर जॉन स्टीव का घंटों इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो दुखी होकर वो वहां से चला जाता है। जहां रात को स्टीव एक बड़ा फैसला लेता है। वो सबको कंपनी में हिस्सेदारी देने से मना कर देता है, सिवाय वॉजनिक के। लेकिन वॉजनिक को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे हो स्टीव, तुम बदल रहे हो। जिस पर स्टीव जवाब देता है, ऐसा सारी कंपनीज करती हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमारी कंपनी शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब साल है 1982। बोर्ड ऑफ मेंबर्स को धीरे धीरे समझ आने लगा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने मार्क से स्टीव की शिकायत की और बताया कि वो पिछले 2.5 सालों से एक ही मॉडल पर अटका हुआ है। इस वजह से कंपनी का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आईबीएम ने अपना दूसरा मॉडल भी लॉन्च कर दिया था। एक बोर्ड मेंबर कहता है कि मैं मानता हूं कि स्टीव एक जीनियस है, पर वो एक टाइम बॉम्ब भी है। अगर अब नहीं रोका गया तो शायद बाद में फटेगा जरूर। मार्क को भी बात सही लगती है। वो स्टीव से बात करता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट को अब यहीं पर रोक देना चाहिए। स्टीव बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने इस पर अपनी जी जान लगा दी थी। पर सच्चाई ये थी कि अब स्टीव के पास कंट्रोल नहीं था। ज्यादा शेयर मार्क के पास थे और बाकी बोर्ड मेंबर्स के पास। इसीलिए उसे मजबूरी में मानना पड़ता है और उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया जाता है। जहां स्टीव को भेजा गया था, वो ऑफिस पूरी तरह से ढीला पड़ा था। वहां स्टाफ सोता रहता था और किसी के अंदर भी काम के लिए पैशन नहीं था। मॉडल में हजारों गलतियां थी। स्टीव उनको समझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ऑफिस के टैलेंटेड लोगों को अपने साथ जोड़ता है। और अब यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसका नाम होता है मैकिन्टोश। ये खूबसूरत और एडवांस कंप्यूटर था, पर इसे बनने में भी 2 साल लग गए। बोर्ड मेंबर्स इससे पहले नाखुश थे, पर तभी जॉन कुलानी का नाम सामने आता है और इन दोनों में बहस हो जाती है। और तभी उनको पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली है। स्टीव तुरंत फोन करता है और धमकी देता है कि अगर इसको तुरंत नहीं हटाया गया तो वो केस कर देगा। अब स्टीव को लगने लगता है कि समस्या मुझ में नहीं बल्कि जैक में है, क्योंकि उसी ने मैकिन्टोश की कीमत इतनी बढ़ा दी थी कि किसी ने उसको खरीदा ही नहीं था। कंपनी को नुकसान हो रहा था और सब स्टीव को जिम्मेदार मानने लगे थे। एक रात स्टीव अपने काम में लगा होता है, तभी वोजनिक आता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं एप्पल में हूँ, पर पिछले 2 महीने से तुमने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है। स्टीव को भी एहसास होता है कि उसने कामयाबी के लिए अपने रिश्तों की कुर्बानी दे दी है। स्टीव रो पड़ता है पर कुछ कहता नहीं है। जहां अगले दिन जैक भी उसके ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि कंपनी को नुकसान उसी की वजह से हुआ है। स्टीव जवाब देता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें सीईओ बनाना। अब कंपनी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ स्टीव और दूसरी तरफ जैक। वोटिंग होती है और स्टीव को बहुमत नहीं मिलता, उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। मार्क, जिसे उसने कभी कामयाब बनाया था, आज उसका साथ नहीं देता है। स्टीव अपने डैड के उसी गराज में वापस जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। पुरानी टीम की तस्वीरें देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके डैड आकर उसको हिम्मत देते हैं, पर स्टीव अंदर से टूट चुका था। समय बीतता गया, एप्पल की हालत बिगड़ती गई। जैक को कंपनी छोड़नी पड़ी और नए सीईओ एल्बर्ट को नियुक्त किया गया। एल्बर्ट को पता था कि अगर कोई एप्पल को वापस उठा सकता है तो वो इकलौता स्टीव ही है। पहले तो स्टीव ने मना कर दिया, पर फिर वो मान जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसको वहां पर मार्क दिखता है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मार्क माफी मांगता है और स्टीव एक सलाहकार के तौर पर एप्पल में दोबारा शामिल हो जाता है। एक दिन गार्डन में म्यूजिक सुनते हुए सीईओ और मार्क उसके पास आते हैं,
जो उसको बताते हैं कि एप्पल अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर है, जिस पर मार्क उसे सीईओ बनने का ऑफर देता है। स्टीव कहता है, मैंने कुछ खोया नहीं बल्कि मुझसे छीना गया था। जिसके कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात होती है एक शानदार डिजाइनर जोनाथन से, जो बिल्कुल उसी की तरह था, बस अपने काम में डूबा हुआ। अब स्टीव और जोनाथन मिलकर नए प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं। जल्द ही स्टीव दोबारा एप्पल का सीईओ बन जाता है। वो अपने ही तरह नए और जुनूनी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और पुराने पैसों के भूखे लोगों को निकाल देता है। और यहीं से एप्पल की नई उड़ान शुरू हो जाती है। और आज एप्पल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एप्पल इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि उसकी वैल्यूएशन भी ट्रिलियंस में है, जो शायद काफी ज्यादा है। साल 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया था। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच हमेशा अमर रहेगी, क्योंकि उनका सोचने का तरीका बहुत अलग था। और शायद इसी वजह से एप्पल आज इतना इनोवेटिव है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां पर गिरा देती है जहां से उठना नामुमकिन लगता है, लेकिन वहीं से खड़े होकर जो इंसान फिर से चलता है वो शायद इतिहास बनाता है। स्टीव जॉब्स ने हमको सिखाया कि हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। उनकी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, जुनून, त्याग और वापसी की कहानी है। वेल, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल, फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।